बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 4 को कवर करेंगे। लैब नंबर 4 के अंदर हमने जो टॉपिक मेन इंप्लीमेंट करना है वो है बाइनरी सर्च ट्री। अब आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कंप्लीट कंसेप्ट होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूँ दोस्तों, अगर आपने इससे प्रीवियस जो लैब्स हैं या इससे पहले जो आपने हमारी जो प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट है डाटा स्ट्रक्चर की, अगर उसको अच्छे से वॉच नहीं किया तो उसको पहले वॉच कर लें, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो एक बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है और इसके अंदर जो कोडिंग हमने इंप्लीमेंट करनी है वो थोड़ी ट्रिकी है। तो अगर आपको प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं लाइक लिंक्ड लिस्ट हो गया या आपके पास जो क्यू है या स्टैक है, अगर आपको उसके ऊपर अच्छे से कमांड नहीं है तो पहले आप वो टॉपिक अच्छे से करें, फिर ही आपको बाइनरी सर्च ट्री के कंसेप्ट की समझ आएगी। तो चलते हैं, हमने करना क्या बेसिकली दोस्तों, हमने करना बेसिकली ये है कि सर ने कहा है आपके पास एक बेसिकली स्ट्रिंग टाइप की एक अरे होगी। ठीक है, चलें यहाँ पे एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर दूँ आपको। एक और बात वो ये कि यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री दोस्तों एक ऐसा ट्री को हम कहते हैं जिसके अंदर हर नोड के मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी एक ऐसा ट्री जिसके अंदर आपकी हर जो नोड है जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हैं उसके मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड होंगे, मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन होंगे। एक उसका लेफ़्ट चिल्ड्रन होगा और एक उसका राइट चिल्ड्रन होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर जो आपका लेफ़्ट चिल्ड्रन होता है, किसी भी नोड का जो लेफ़्ट चाइल्ड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने पेरेंट नोड की वैल्यू से छोटी होती है, यानी लेस होती है। इसी तरह बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो आपकी नोड का राइट चाइल्ड होता है, यानी उसका जो राइट चिल्ड्रन है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने पेरेंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे इस बात को मैं दोबारा अगर रिपीट करूँ तो पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो अपने लेफ़्ट चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी होती है, जबकि राइट चिल्ड्रन की वैल्यू से छोटी होती है। तो ये बात आपने क्लियर करनी है पहले ही। उसके बाद यहाँ पे हमें सर ने एक स्ट्रिंग अरे दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के नेम है, जैसे सालेह, अली, उमर, मुसद्दिक, रहमान और हसन। अब यहाँ पे इन हर ये जो डिफरेंट तरह के स्ट्रिंग के अंदर नेम दिए गए हैं, इन नेम्स की बेसिकली हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ मीन कि यानी हर नेम के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं ये हमने फाइंड करना है। वो जो हमारे पास लेंथ फाइंड होके आएगी, जैसे फर्ज करें जी सालेह, पहला नेम है सालेह। अब सालेह के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं। आपने सालेह के ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं इनको अपनी बाइनरी सर्च ट्री के नोड के अंदर जो है इस वैल्यू को स्टोर करना है। फिर इस तरह अली के अंदर 3 कैरेक्टर हैं, आपने इसको एक और न्यू नोड बनानी है, उसके अंदर स्टोर करना है। फिर उसके बाद उमर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर हैं। इस 4 कैरेक्टर को भी आपने जो है 4 कैरेक्टर को नहीं बेसिकली उमर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? 4। तो इस 4 जो वैल्यू है, ये जो 4 आपके पास आंसर आया है, इस 4 जो इंटीजर नंबर है इसको आपने अपनी बाइनरी सर्च ट्री की एक नोड के अंदर जो है वो स्टोर करना है। तो बेसिकली आपने जो आउटपुट बनानी है वो कुछ इस तरह की होगी। जो हमने चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने थोड़ा ट्रिकी काम करवाया हुआ है, मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स कोड करवाया हुआ है। हम एक काम करेंगे, हम बहुत ही ईजी कोड के साथ इसी सेम आउटपुट को जो है वो जनरेट करेंगे। तो करना बेसिकली क्या है आपने कि आपकी स्ट्रिंग अरे के अंदर जो आपको डिफरेंट 6 नाम दिए गए हैं, आपने हर नेम का जो साइज़ है, मतलब उस के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो फाइंड करना है। और इस जो इंटीजर नंबर आएगा आपके पास साइज़ का, उस इंटीजर वैल्यू को आपने अपने ट्री के अंदर स्टोर करना है। फिर उसके बाद आपने फाइनली जो है अपने ट्री के अंदर से ये बताना है कि आपकी मिनिमम नोड की वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम नोड की वैल्यू कौन सी है। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास ये डिफरेंट जो आपके तमाम जो नेम्स हैं उनके अंदर ये जो आपने साइज़ फाइंड किया, इन तमाम साइज़ के अंदर सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा साइज़ कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट साइज़ कौन सा है, ये बेसिकली आपने जो है 2 काम करने हैं ट्री में। बाकी ये जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है ये बेसिकली अरे डिस्प्ले कर रही है, ये ट्री डिस्प्ले नहीं कर रहा। ठीक है, ट्री बेसिकली सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि मिनिमम नोड वैल्यू क्या और मैक्सिमम नोड वैल्यू क्या। लेकिन ये आपको दोनों वैल्यूज़ पता तब ही चलेंगी जब आप ये सारे का सारा जो डाटा है, यानी ये जो सारी इंटीजर साइज़ हैं, इन तमाम के तमाम इंटीजर साइज़ को आप अपने ट्री के अंदर पहले स्टोर करोगे और फिर वहाँ से आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन गेट करोगे, मिनिमम नोड वैल्यू और मैक्सिमम नोड वैल्यू।
तो बातें काफ़ी हो गई हैं, चलते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है ईजी वे के साथ वो करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने अपना डाटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे ये हमारी लैब नंबर 4 है और इसके अंदर हमने अपने बाइनरी ट्री को इंप्लीमेंट करना है। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने डाटा को स्टोर करने के लिए क्या क्रिएट करनी है, नोड क्रिएट करनी है। तो नोड बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक नोड नाम की क्लास ले लेता हूँ, क्लास नोड, जैसा कि हम प्रीवियस लैब्स के अंदर भी करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो आप ट्री के अंदर नोड बनाते हो उस नोड के अंदर कम से कम 3 बॉक्सेस होते हैं, यानी 3 ब्लॉक होते हैं ईच नोड के अंदर। उनमें जो पहला ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपको बना देता हूँ। तो आप ये जो नोड बनाने जा रहे हो ट्री के अंदर, हर नोड के अंदर 3 चीज़ें होंगी। पहला इंट डाटा, ये इंट डाटा मतलब आपने डाटा मीन वो बॉक्स नोड के अंदर जिसमें आपने अपना डाटा स्टोर करना है। अब डाटा जिस टाइप का आपने स्टोर करना है वो टाइप आप बताओगे। तो यहाँ पे मैंने चूँकि इंटीजर टाइप के ये साइज स्टोर करने हैं, मतलब 5, 3, 4, 8, तो उसके लिए मैंने डाटा नाम का जो वेरिएबल है, ये जो बॉक्स है मेरी नोड के अंदर, उसका मैंने डाटा टाइप इंट रख लिया। उसके बाद उसमें हमारे पास नोड टाइप की एक पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा लेफ़्ट। इस लेफ़्ट पॉइंटर में बेसिकली हम क्या स्टोर करेंगे, अपनी जो लेफ़्ट चिल्ड्रन है, मतलब जो मेरी नोड का जो लेफ़्ट चिल्ड्रन है उसका एड्रेस इस लेफ़्ट नाम के पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा। इसी तरह नोड स्टैटिक RIGHT राइट नाम का हमने एक पॉइंटर बना लिया जिसके अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर होगा, हमारी नोड का जो राइट चिल्ड्रन है उसका एड्रेस इस राइट पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा। समझ आएगी बात की। तो अगर आपने हमारी CS 301 की प्लेलिस्ट देखी हुई है तो आपको बखूबी पता, मैंने आपको वहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में दिखाया था कि ट्री क्या होता है और ट्री के अंदर हम अपना डाटा जो है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, किस तरह से उसकी लुक होती है। अब दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, अपने इस तीनों जो डाटा मेंबर्स हैं, डाटा लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, इनके अंदर वैल्यू सेट और गेट करने के लिए हम सेटर और गेटर फंक्शन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा वाइड सेट डाटा। इस सेट डाटा नाम के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे से एक वैल्यू लेंगे इंट टाइप की डी आर्गुमेंट के अंदर, और मैंने कहा जो मेरा डाटा वाला वेरिएबल है उसके अंदर ये डी की वैल्यू स्टोर कर दो। देन उसी तरह मैंने कहा वाइड सेट लेफ्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, नीचे से बेसिकली नोड टाइप का एक PTR नाम का हमने एक पॉइंटर ले लिया जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जिसके अंदर बेसिकली नीचे से एक एड्रेस मिलेगा लेफ्ट चिल्ड्रन का। वो लेफ्ट चिल्ड्रन का एड्रेस हम जो है अपने लेफ्ट पॉइंटर के अंदर स्टोर कर देंगे। तो लेफ्ट इक्वल टू PTR। सेम इसी तरह वाइड सेट RIGHT राइट नाम के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे से नोड टाइप का एक PTR पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस लेंगे राइट चिल्ड्रन का, वो एड्रेस जो है स्टोर कर देंगे अपने राइट नाम के पॉइंटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे जिस फंक्शन के साथ, उस फंक्शन का नाम होगा गेट डाटा। ये गेट डाटा फंक्शन के बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू, डाटा वाला जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। उसके बाद नोड टाइप के साथ स्टैटिक हमने बेसिकली यहाँ पे एड्रेस रिटर्न करना है, कौन सा, गेट लेफ्ट का, मतलब अपना जो लेफ्ट पॉइंटर है उसका एड्रेस हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिटर्न लेफ्ट। इस फंक्शन के चलने से क्या होगा कि हमारा जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो अपना जो लेफ़्ट चिल्ड्रन, उसके अंदर जो लेफ़्ट चिल्ड्रन का एड्रेस स्टोर है वो रिटर्न कर देगा। और इसी तरह हमने ये मैंने आपको बात बताई थी कि ये नोड बेसिकली हमारी टाइप है और ये स्टैटिक का मतलब ये है कि हमने एड्रेस रिटर्न करना है। ठीक है। उसके बाद गेट राइट, और इस गेट राइट वाले फंक्शन के अंदर हम, ये मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझा रहा हूँ, वरना जो सर ने करवाया ना तरीका वो तो बहुत ही कोड मुश्किल है, बहुत ही कम्प्लेक्स कोड है जो कि समझने के लिए कम से कम आपको जो है पूरा अबूर होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब आपको डाटा स्ट्रक्चर के तमाम कंसेप्ट बहुत ही कमाल लेवल के आते हो, फिर ही आपको सर वाला ये जो कोड है इसकी समझ आएगी। अदरवाइज़ नॉर्मल एक बंदे जिसको मतलब डाटा स्ट्रक्चर आती तो है लेकिन इतनी खास नहीं आती है, उसको सर वाला कोड समझ नहीं आएगा कभी भी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको जो है बहुत ही ईजी वे के अंदर कोड जो है समझाऊँ। तो यहाँ पे अब हम ये गेट राइट के अंदर क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे अपने राइट पॉइंटर का एड्रेस। तो यहाँ पे रिटर्न RIGHT राइट। ठीक हो गया। चलिए नोड क्लास कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे BST के नाम से। BST मीन बाइनरी सर्च ट्री, मतलब ऐसी क्लास जिसके अंदर हम अपने बाइनरी सर्च ट्री नाम का जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री है उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक इंसर्ट ऑपरेशन, और उसके बाद मिन ऑपरेशन जिसके अंदर हम जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद मैक्स ऑपरेशन जिसके अंदर हम अपनी जो ट्री है उसमें से मैक्सिमम नोड की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बनाएंगे और यहाँ पे हम नोड टाइप का एक रूट नाम का बना लेते हैं जी, क्या बोला, पॉइंटर।
अब इस रूट पॉइंटर में हम क्या स्टोर करेंगे वो बता देता हूँ दोस्तों। बेसिकली ये जो रूट पॉइंटर है ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी ट्री के अंदर जो फर्स्ट नोड होगी उसको। तो आपकी ट्री की जो भी फर्स्ट नोड होती है उसको बेसिकली कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका ये रूट पॉइंटर, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाएंगे और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाएंगे और इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम अपनी BST क्लास का जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जिसमें हम अपना ये जो रूट नाम का पॉइंटर है उसको नल के इक्वल कर देंगे, ठीक है, ताकि स्टार्टिंग के ऊपर ये पता चले कि हमारे ट्री के अंदर अभी कोई भी नोड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे वाइड इंसर्ट नाम का फंक्शन, जो क्या करेगा हमारी ट्री के अंदर न्यू नोड जो है वो इंसर्ट करके देगा हमें। अब ये इंसर्ट नाम का जो फंक्शन है ये नीचे से बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू लेगा। कौन सी इंटीजर वैल्यू, ये वाली इंटीजर वैल्यू। ये बेसिकली जो आपने ट्री के अंदर ये जो आपने तमाम की तमाम ये जो नेम्स की आपने लेंथ फाइंड की है, ये लेंथ जो है वो हम चूँकि ये लेंथ इंटीजर के अंदर है, देखो 5 एक इंटीजर वैल्यू है, 3 एक इंटीजर वैल्यू है, 4 एक इंटीजर वैल्यू है, तो इस इंटीजर वैल्यू को हम अपने ट्री के अंदर स्टोर करेंगे। लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे उस इंटीजर वैल्यू को नीचे से हासिल करेंगे इस डी नाम के आर्गूमेंट के अंदर। तो इस डी नाम के आर्गूमेंट के अंदर बेसिकली हमें नीचे से क्या मिलेगा, नीचे से हमें जो है वो इंटीजर टाइप की लेंथ मिलेगी हमारे नेम्स की। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएट करने के लिए हमने कहा नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाओ न्यू नोड के नाम से, उसको इक्वल कर दो किसके, न्यू कीवर्ड के साथ हम एक न्यू नोड क्लास बनाएंगे। तो न्यू कीवर्ड से हमारी नोड क्लास बन जाएगी। वो नोड क्लास का एड्रेस जो है किसको मिल जाएगा, इस न्यू नोड वाले पॉइंटर को। अब हमने कहा जो न्यू नोड वाला पॉइंटर है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक सेट डाटा नाम का फंक्शन है, उसको कॉल करो और उसको जो है ये डी के अंदर जो वैल्यू आई है ये भिजवा दो, ताकि वो वैल्यू जो है हमारी नोड के अंदर जाके स्टोर हो जाए। उसके बाद मैंने कहा न्यू नोड नाम का जो पॉइंटर है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर सेट लेफ्ट वाले फंक्शन को कॉल करो और उसको क्या भिजवा दो, नल भिजवा दो। नल क्यों भिजवाना है, सेट लेफ्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली हमने ये जो न्यू नोड क्रिएट किया है उसके लेफ्ट वाले पॉइंटर को हम क्या एड्रेस दे रहे हैं, नल एड्रेस दे रहे हैं। नल क्यों, क्योंकि दोस्तों जो नोड आपने क्रिएट किया है उसका अभी कोई भी लेफ्ट चिल्ड्रन नहीं है। इसी तरह हमने कहा जो न्यू नोड नाम की हमने नोड क्रिएट की है, सॉरी न्यू नोड नाम का जो पॉइंटर है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो सेट राइट नाम का फंक्शन है उसको कॉल करो, उसको भी जो है नल भिजवा दो एड्रेस, क्योंकि हमारा जो हमारी जो न्यू नोड हमने क्रिएट की है इसके पास अभी कोई भी राइट चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे उसके अंदर नल स्टोर कर दिया। तो अगर आपके जो लेफ़्ट चिल्ड्रन है अगर वो आपके पास एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो आप जो है अपने लेफ़्ट पॉइंटर के अंदर नल स्टोर करते हो, और अगर आपके पास राइट चिल्ड्रन भी ना हो तो फिर आप अपने राइट पॉइंटर के अंदर भी नल स्टोर करते हो। जिसका मतलब आप समझ गए हो कि इसका मतलब बेसिकली नल का ये है कि अभी हमारे पास ना तो कोई लेफ़्ट चिल्ड्रन है और ना ही कोई राइट चिल्ड्रन है। अब दूसरी जो आपने न्यू नोड क्रिएट की है ये न्यू नोड का एड्रेस आपने किसको देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अगर जो मेरा रूट पॉइंटर है अगर उसकी जो वैल्यू है अगर वो इक्वल टू किसके नल के, तो मैंने कहा इसका मतलब फिर ये है कि ये जो न्यू नोड हमने क्रिएट की है ये फर्स्ट नोड है हमारे ट्री की। अगर रूट की वैल्यू नल है इसका मतलब ये है कि हमारी ट्री के अंदर इससे पहले अभी कोई भी नोड क्रिएट नहीं की गई थी, और ये जो हमने न्यू नोड क्रिएट की है ये हमारे ट्री की फर्स्ट नोड है। तो अगर ये फर्स्ट नोड है तो फिर इसका एड्रेस हम किसको देंगे, रूट को। तो मैंने कहा रूट को इक्वल कर दो न्यू नोड के एड्रेस के। तो न्यू नोड का एड्रेस किसको मिल गया, रूट पॉइंटर को मिल गया। चलें जी, अदरवाइज एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैंने कहा इस एल्स पोर्शन में आ जाओ। इस एल्स पोर्शन में आने का मतलब ये है कि जो हमारा जो ट्री है उसके अंदर जो नोड अभी हमने न्यू क्रिएट किया वो हमारी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड नहीं है, बल्कि उससे पहले भी बहुत सी नोड हम क्रिएट कर चुके हैं, 1 2 3 4 जितने भी नोड हम क्रिएट कर चुके हैं। अभी इस एल्स में जब हम आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने 2 पॉइंटर बनाने हैं। वो 2 पॉइंटर क्यों बनाने हैं मैं बता देता हूँ। उसके लिए मैंने नोड टाइप का एक प्री नाम का पॉइंटर बनाया, प्री नाम का एक पॉइंटर बना लिया जिसको मैंने रूट पॉइंटर का एड्रेस दे दिया। इसी तरह मैंने नोड स्टैटिक एक पीटीआर नाम का पॉइंटर बना दिया जिसको मैंने अपनी रूट नोड का एड्रेस दे दिया। अब ये दोनों पॉइंटर मैंने किस मकसद के लिए बनाए हैं वो बता देता हूँ। ये दोस्तों ये जो प्री पॉइंटर है ये बेसिकली आपकी प्रीवियस नोड को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक चलें इसको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आप जो है नोड नंबर 5 पे खड़े हो, अब नोड नंबर 5 का जो पेरेंट है ना, मतलब नोड नंबर 5 जो भी नोड नंबर 5 है उस नोड 5 का जो भी पेरेंट नोड है उसको जो है ये प्री रिप्रेजेंट करेगा। ये प्री जो है ये बेसिकली हम जिस नोड पे खड़े होंगे उस नोड के पेरेंट को ये प्री पॉइंटर रिप्रेजेंट करेगा, और जिस नोड पे आप
करंट, उस नोड को ये पीटीआर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात को दोबारा से रिपीट करता हूँ, जिस करंट नोड पे आप खड़े हो उस नोड को पीटीआर रिप्रेजेंट करेगा, और जिस नोड पे आप खड़े हो उसकी पेरेंट नोड को ये प्री जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। समझ आएगी बात की? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अब दोस्तों हम एक वाइल लूप चलाएंगे, और ये वाइल लूप कब तक चलती रहेगी? जब तक जो मेरा पीटीआर पॉइंटर है, पीटीआर पॉइंटर मीन एक ऐसा पॉइंटर जो आपकी करंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट नोड यानी जिस नोड पे आप खड़े हो उस नोड को आपका पीटीआर पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा ये जो पीटीआर पॉइंटर है जब तक ये नॉट इक्वल है नल के, जब तक मतलब ये नल नहीं हो जाता तब तक इस लूप को जो है वो रन करते रहो। समझ रही बात? अब ये लूप जो है तब तक चलती रहेगी जब तक आपका जो पीटीआर पॉइंटर है ये आपकी जो है ना नल नहीं हो जाता। जैसे ही पीटीआर पॉइंटर नल होगा तो फ़ौरन से ये लूप चलना बंद हो जाएगी। अब दोस्तों इस लूप के अंदर आगे हमने क्या चेक करना है? बेसिकली यहाँ पे हमने जो है जो न्यू नोड है, ये वाइल लूप के अंदर आने का मतलब मकसद बेसिकली क्या है कि ये जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया है इसको कहाँ पे अटैच करना है, मतलब किस पेरेंट के साथ अटैच करना है, या जिस भी जगह पे इसको यानी लेफ्ट साइड पे अटैच करना है या राइट साइड पे अटैच करना है, ये बेसिकली आपका मकसद है। तो इस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस वाइल लूप को चलाने का मकसद ये है कि आपने ये चेक करना है कि आपने ये जो न्यू नोड क्रिएट की है इस न्यू नोड को आपने अपनी पेरेंट के लेफ्ट साइड पे अटैच करना है कि राइट साइड पे अटैच करना है, ये अब चेक करना है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्या बोला मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आप जो नोड मतलब जो न्यू नोड आपने क्रिएट किया है उस न्यू नोड में आपने जो भी ये वैल्यू स्टोर की है, अगर ये जो वैल्यू है ये आपकी पेरेंट नोड यानी जिस नोड पे आप खड़े हो और आप किस नोड पे खड़े हो इसके बारे में किसको इन्फॉर्मेशन है? पीटीआर को, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो आपका पीटीआर पॉइंटर है ये आपकी करंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ चेक करो जो मेरी डी नाम का वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल जिसके अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है जो आपने न्यू नोड के अंदर स्टोर की है। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा डी नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू चेक करो क्या वो वैल्यू छोटी है, लेस है, किससे? जो मेरा पीटीआर पॉइंटर जिस भी करंट नोड पे खड़ा है उसके अंदर जो गेट डाटा वाला फंक्शन है उसको कॉल करो। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि पीटीआर जिस भी नोड पे खड़ा है उसके गेट डाटा वाले फंक्शन को जब आप कॉल करोगे ना तो उस नोड में जो भी जिस नोड पे आप खड़े हो उस नोड के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा, मतलब जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे गेट हो जाएगी। जैसी वो वैल्यू आपको गेट होगी तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि जो डी वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू न्यू नोड के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं क्या वो वैल्यू छोटी है, किससे? जिस नोड पे हम खड़े हैं उसकी वैल्यू से। तो डी जो है ये बेसिकली आपकी न्यू नोड की वैल्यू है। तो यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको ये बात, डी वो वैल्यू है जो आपकी न्यू नोड की वैल्यू है, और ये पीटीआर गेट डाटा के अंदर बेसिकली वो वैल्यू है जिस नोड पे आप खड़े हो, करंट यानी जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। समझ रही बात की? ओके जी। तो मैंने कहा अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू कर जाती है इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो न्यू वैल्यू आप इंसर्ट करने जा रही हो वो आपकी करंट नोड की वैल्यू से छोटी है। तो अगर वो वैल्यू आपकी करंट नोड की वैल्यू से छोटी है इसका मतलब क्या है? उसे लेफ्ट साइड पे स्टोर करेंगे या राइट साइड पे? यकीनन लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के ऊपर ये बात बताई थी कि जो आपकी पेरेंट नोड होती है, पेरेंट नोड बेसिकली मैं किसको कह रहा हूँ? जिस नोड पे आप करंटली खड़े हो। समझ आएगी बात की? तो जिस करंट नोड पे आप खड़े हो अगर उस नोड की वैल्यू से आपकी ये न्यू नोड की जो वैल्यू अगर ये छोटी होगी तो फिर आप इसको लेफ़्ट साइड पे स्टोर कर दोगे। समझ आई बात की? अब लेफ़्ट साइड पे स्टोर करने से पहले आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मूव करोगे। तो लेफ़्ट साइड पे मूव कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने कहा सबसे पहले मैंने कहा प्री को इक्वल कर दो पीटीआर के, यानी चूँकि आप देखें ना आपको जो पीटीआर है वो अब नेक्स्ट नोड पे जाने लगा है, यानी लेफ़्ट साइड आपकी जो करंट नोड का जो लेफ़्ट चाइल्ड है उसके पास जाने लगा कौन? पीटीआर। तो जब पीटीआर अगली नोड पे जाएगा तो क्या होगा बोला? हम पीटीआर का एड्रेस जो है प्री को दे देंगे, क्योंकि जैसे जैसे पीटीआर आगे मूव करेगा वैसे प्री भी जो है वो एक स्टेप आगे मूव करेगा। तो पीटीआर को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने से पहले आप पीटीआर का जो एड्रेस है वो प्री को दोगे, फिर उसके बाद पीटीआर को नेक्स्ट मूव करोगे। तो मैंने कहा पीटीआर को अब जो है वो किस तरफ ले लो? अब किस तरफ आपने जाना है? आपने जाना है गेट लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी करंट नोड की वैल्यू से छोटी है। समझ बात की? उसके बाद हमने यहाँ पे अब चेक करेंगे पीटीआर देखें लेफ्ट साइड पे तो चला गया, पीटीआर लेफ्ट साइड पे चला गया है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे जो पीटीआर है क्या उसकी वैल्यू नल हो गई है, मतलब क्या उसके पास नल आ गया। तो अगर तो पीटीआर के पास दोस्तों नल आ गया इसका मतलब है आगे अब कोई भी नोड नहीं है।
अगर आगे अब कोई भी नोड नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास न्यू नोड हमने क्रिएट किया है, इस नोड को यहीं पे अटैच कर दो। किसके साथ भला? प्री के साथ, क्योंकि पीटीआर के पास अब नल आ गया, पीटीआर के पास अब कोई भी एड्रेस नहीं है। अब आपकी प्रीवियस नोड यानी पेरेंट नोड का एड्रेस किसके पास है? इस प्री के पास। तो मैंने कहा जो मेरी प्री के पास मेरी पेरेंट नोड का एड्रेस है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर सेट लेफ्ट को जो है इक्वल कर दो किसके? न्यू नोड के एड्रेस के। तो इस लाइन के चलने से बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो पेरेंट नोड का लेफ्ट पॉइंटर है उसके अंदर आपकी न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। समझने की बात की? ओके जी। सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट भी लॉजिक लगानी है, सेम इस तरह नेक्स्ट लॉजिक लगानी है। यही सेम कंडीशन कॉपी कर लो और यही सेम कंडीशन आपने राइट चिल्ड्रन के लिए भी लगानी है। उसके लिए सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग होगी, इफ़ सॉरी यहाँ पे आएगा एल्स इफ़ चेक करो क्या जो डी न्यू वैल्यू है क्या वो बड़ी है यानी ग्रेटर है किससे? पीटीआर की वैल्यू मतलब करंट नोड की वैल्यू से। तो अगर तो ऐसी बात है तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? फिर हम लेफ्ट साइड पे नहीं जाएंगे बल्कि राइट साइड पे जाएंगे। RIGHT राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर आपकी न्यू वैल्यू बड़ी हो आपकी करंट नोड की वैल्यू से तो फिर आप जो है वो राइट साइड पे जाते हो। और यहाँ पे भी सेट लेफ्ट नहीं आएगा, फिर आप यहाँ पे सेट राइट करोगे। मतलब आप कह रहे हो मेरी करंट जो पेरेंट नोड है उसके राइट पॉइंटर को जो है वो न्यू नोड का एड्रेस दे दो। समझने की बात की? और उसके बाद लास्ट पे एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब इसके लिए ये है कि देखें अगर ये इफ़ कंडीशन चलती है इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू करंट नोड की वैल्यू से छोटी है। अगर ये एल्स इफ चलती है इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो करंट नोड की वैल्यू से बड़ी है। और अगर ये एल्स चलता है इसका मतलब है कि आपकी जो न्यू वैल्यू है वो करंट नोड की वैल्यू के बराबर है यानी उसके इक्वल है। तो अगर वो उसके इक्वल है तो उसका मतलब क्या हुआ? और एक और बात याद रखिएगा, ट्री के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती। हम डुप्लीकेट वैल्यू ट्री के अंदर स्टोर नहीं करते, कोशिश करते हैं कि हम यूनिक वैल्यू स्टोर करें। तो इसलिए हमने कहा एल्स का मतलब ये है कि आपकी जो न्यू वैल्यू है वो करंट नोड की वैल्यू के बराबर है यानी उसके इक्वल है। तो फिर हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, क्या बोला? हम यहाँ पे कहेंगे बैकस्लैश और यहाँ पे हम कहेंगे डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। और उसके बाद अगर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम न्यू नोड को ट्री के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे बल्कि अपनी न्यू नोड को जो है डिलीट कर देंगे। तो डिलीट न्यू नोड का मतलब ये है कि हमारी जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया उसको डिलीट कर दो। उसको डिलीट क्यों करना है? क्योंकि हमने इस न्यू नोड को ट्री के अंदर इंसर्ट नहीं करना क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट है। मतलब ये वाली सेम वैल्यू हमारे ट्री में ऑलरेडी पड़ी हुई है। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर बात है जब आपने एक नोड डिलीट कर दिया है अब आपको नेक्स्ट कोई भी कैलकुलेशन करने की या कोई भी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ब्रेक कर दो। ब्रेक करने से क्या होगा कि आप इस वाइल लूप से बाहर निकल जाओगे। जब आप इस वाइल लूप से बाहर निकलोगे तो फिर आप कोई भी नेक्स्ट जो चेकिंग आपको नेक्स्ट कोई भी चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, तो आपकी इंसर्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब जनाब यहाँ पे हमने ये इंसर्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे जो है नेक्स्ट कौन सा फंक्शन बनाना है? इंट रिटर्न टाइप के साथ इंट BST min फंक्शन बेसिकली क्या करेगा? ये जो है हमें रिटर्न करेगा वो मिनिमम वैल्यू जो ट्री के अंदर सबसे छोटी है। जो ट्री के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है ना वो हमें रिटर्न करेगा। और आपको ये भी बखूबी पता है कि ट्री के अंदर दोस्तों जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है, जो आपकी ट्री की लेफ़्ट सब ट्री होता है, उस लेफ़्ट सब ट्री के अंदर जो सबसे एंड वाली लेफ़्ट नोड होती है ना उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें एक काम करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले नोड टाइप के साथ एक पीटीआर पॉइंटर बनाएंगे जिसको जो है स्टैटिक पीटीआर पॉइंटर बनाएंगे जिसको हम जो है वो रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रूट नोड से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? हम बेसिकली यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करने जा रहे हैं, अपनी ट्री को जो है विजिट करने जा रहे हैं फर्स्ट नोड से। फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है हमने पीटीआर को दे दिया। अब हम यहाँ पे चलाएंगे वाइल लूप और इस वाइल लूप के अंदर हम लिखेंगे कि जो हमारा पीटीआर पॉइंटर है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो गेट लेफ्ट का मतलब आपको पता ना कि बेसिकली इस फंक्शन के चलने से क्या होगा कि आपको जो आपकी करंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है ना वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो गेट लेफ्ट बेसिकली आपको क्या रिटर्न करता है? आपके लेफ्ट चिल्ड्रन का एड्रेस। तो मैंने कहा जो मेरा लेफ्ट चिल्ड्रन का एड्रेस है क्या वो नॉट इक्वल है नल के? क्या वो नॉट इक्वल है किसके? नल के। तो अगर तो वो नॉट इक्वल है नल के
तो फिर ये लूप के अंदर आए और अंदर आके क्या करे कि PTR को किस तरफ ले जाए, PTR को हमारी लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि अब हमने किस तरफ जाना है, हमने डीप लेफ़्ट की तरफ जाना है, डीप लेफ़्ट की तरफ, कि जहाँ पे लेफ़्ट सब ट्री का एंड होगा ना, मतलब लेफ़्ट साइड पे जाते जहाँ पे बिल्कुल उसका एंड होगा वहाँ बेसिकली हमने जाना है। तो जैसे ही दोस्तों ये लूप चलते एंड पे पहुँचेगी तो वो बेसिकली हमारी लेफ़्ट सब ट्री का एंड पॉइंट होगा, मतलब एंड नोड होगी। तो वो जो एंड नोड है उसकी वैल्यू हमने क्या कर देनी है, रिटर्न कर देनी है। तो मैंने कहा रिटर्न कर दो PTR इस वक्त जिस भी लेफ़्ट सब ट्री के एंड वाली नोड पे खड़ा ना, मैंने कहा उसका जो गेट डाटा ना वो रिटर्न कर दो। सेम इसी तरह यही सेम कंडीशन हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालनी है। और मैक्सिमम वैल्यू किस तरफ होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके मोस्ट राइट सब ट्री के अंदर, मतलब आपके अगर आपके ट्री के राइट साइड पे जाते जाएं तो उसके एंड पे जो एंड वाली राइट सब ट्री की वैल्यू होगी ना, वो बेसिकली आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी पूरे ट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम गेट लेफ्ट की जगह पे सिर्फ क्या लिखेंगे, गेट RIGHT राइट। तो ये याद रखें, बड़ी आसान कंडीशन आपको मैंने बता दी है कि अगर आपने ट्री के अंदर सबसे छोटी वाली फाइंड करनी है तो सिंपली लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे। और अगर आपने सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर आप राइट की तरफ जाते जाएंगे, तो आपको राइट साइड पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। राइट साइड पे नहीं बल्कि पूरे ट्री के अंदर RIGHT राइट। चलें जी, तो ये आपने वो भी कोड लिख लिया, अब काम फिनिश हो गया। अब आप सबसे पहले अपनी BST ट्री का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ के नाम से। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की एक नेम्स नाम की अरे बनानी है। तो उसके लिए अरे के लिए हमने यहाँ पे अरे लेनी है। पहली अरे कौन सी है, वो उसके लिए सामने में बल्कि अरे दी हुई है ऊपर टॉप के ऊपर, ये देखें ये अरे दी हुई है। इस पूरी अरे को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये तमाम, वैसा नहीं कि आपने यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, अपनी तरफ से कोई वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चलें जी। तो ये हमारी पूरी जो है वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ की बेस पर हमने ये फाइंड करना है कि हमारी इस अरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। तो वो बड़ा आसान तरीका है उसको फाइंड करने का। सिंपली अगर आपने ये चेक करना हो ना कि आपकी अरे के अंदर टोटल वैल्यूज़ कितनी है, तो उसके लिए ना हम सिंपली क्या करेंगे, एक इंट टाइप का टोटल नेम्स नाम का एक बनाएंगे फंक्शन वेरिएबल, जिसके हम क्या करेंगे साइज़ ऑफ फंक्शन कॉल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पूरी ये जो अरे है नेम्स नाम की, इसको साइज़ ऑफ फंक्शन को पास कर देंगे। तो ये जो हमारी साइज़ ऑफ फंक्शन है ये हमें बेसिकली बता के रिटर्न करेगा कि आपकी इस पूरी अरे के अंदर टोटल कितनी बाइट्स स्टोर हैं, टोटल कितनी बाइट्स स्टोर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको साइज़ ऑफ SIZ इस साइज़ ऑफ नेम्स अरे का जो पहली वैल्यू है उसके साइज़ के ऊपर। तो यानी पहले आपने क्या किया, पहले आपने ये फाइंड किया कि आपकी पूरी अरे के अंदर टोटल कितनी बाइट्स हैं, और उसके बाद आपने फिर क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया अपने फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू के साइज़ के ऊपर। तो हमारे पास टोटल जो है नेम्स फाइंड हो गए आ जाएंगे। तो इसका बेसिकली आंसर पता क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि आपके पास टोटल नेम्स कितने हैं, 6 हैं। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 6। अब आपने बेसिकली क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सी आउट कर दें, और सी आउट के अंदर आपने क्या मैसेज लिखना है वो आप यहाँ पे सर ने बताया हुआ है हमें, यहाँ पे सर ने क्या मैसेज दिया हुआ है ये देखें, इंसर्टिंग द लेंथ ऑफ नेम्स। यहाँ पे ऊपर आप लिखें इंसर्टिंग द नेम्स ऑफ इंसर्टिंग द लेंथ ऑफ नेम्स, इंसर्टिंग द LENGTH लेंथ ऑफ नेम्स आगे इन BST नोड्स 1 by 1, इन BST नोड्स 1 by 1 लें जी, ये कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं जल्दी से। ठीक है, लाइन लगा ली। अब हम इसके शुरू पे और एंड पे दो लाइन का ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक और यहाँ पे भी 2 लाइन का ब्रेक। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलानी है। ये फॉर लूप क्यों चलानी है, हमने बेसिकली ये सारे जो नाम है 1 by 1 डिस्प्ले करने हैं, और उसके बाद इन नाम्स के अंदर जो कितने कैरेक्टर हैं वो भी डिस्प्ले करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट i = 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है उसका इंडेक्स। उसके बाद i < कितने नेम्स हैं ये हमारे इस वेरिएबल को पता है, टोटल नेम्स वाले वेरिएबल को।
तो मैंने कहा आई को जो है जितने टोटल नेम्स वाले वेरिएबल के अंदर जितने नेम्स हैं टोटल वहाँ तक चलाओ, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे सी आउट करेंगे, क्या बोला, जो मेरी नेम्स नाम की अरे है उसके पहला जो नेम है आई वाला उसको डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद हमने सेम यही जो है काम करना है। किसके लिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है लेंथ ऑफ साले इज़, लेंथ ऑफ, बल्कि यहाँ पे पहले एक मैसेज देंगे LENGTH, लेंथ ऑफ साले इज़, और उसके बाद नेम्स, जो मेरा आई इंडेक्स के ऊपर जो भी नेम पड़ा हुआ डॉट, उसकी क्या फाइंड करनी है हमने, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने का बड़ा आसान तरीका LEN, लेंथ नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हमें दोस्तों ये बताता है कि आपकी इस वैल्यू के अंदर टोटल कितनी लेंथ है। उसके बाद हमने यहाँ पे दो लेस देन के सिंबल भी मतलब वो सिंबल भी लगाने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे चाहते हैं 2 लाइन का ब्रेक भी हो जाए, ये लें जी 2 लाइन का आपने ब्रेक भी कर लिया। और उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो आपने बेसिकली लेंथ फाइंड की है ना, इस लेंथ को बेसिकली आपने अपने BST ट्री के अंदर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे जो मेरा OBJ नाम का BST ट्री का जो ऑब्जेक्ट है डॉट्स के अंदर जो इंसर्ट नाम का फंक्शन है उसको कॉल करो, और उसको बेसिकली ये जो लेंथ है मेरे नेम की, मतलब जो आपने बेसिकली जो लेंथ फाइंड की है अपने नेम की, वो लेंथ जो है उसको एज ए पैरामीटर भी जुबा दी हमने। तो बेसिकली हर नेम की जो लेंथ होगी वो 1 बाय 1 आपके ट्री के अंदर जो है वो इंसर्ट होती जाएगी। चलें जी, ये आपने बेसिकली इतना कर लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बोला, पहले एक मैसेज लिखेंगे वैल्यू ऑफ BST मिनिमम नोड इज़, वैल्यू ऑफ BST मिनिमम नोड इज़, और वो किसमें पड़ी हुई है, हमारा जो OBJ नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो BST मिन नाम का फंक्शन है उसके अंदर पड़ी हुई है। सेम यही चीज़ हम कॉपी करेंगे और मैक्स के लिए भी कॉल करेंगे। यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे मिनिमम नहीं मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम, और यहाँ पे BST मैक्स आ जाएगा। बस इसको करते हैं कंपाइल एंड रन, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक मिनट एक गड़बड़ है, यहाँ पे हमने सेम नाम दे दिया, यहाँ पे आएगा मैक्स, BST मैक्स, दूसरे फंक्शन का नाम BST मैक्स। कंपाइल एंड रन किया, और ये देखें जनाब, ये देखें पहले आपकी सारी वैल्यूज जो है उसने पहले दिखाई है। साले की वैल्यू 5, उसके बाद अली 3, उमर 4, मुसद्दिक 8, उसकी लेंथ रहमान की 6 एंड हसन की 7, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है, और मैक्सिमम नोड वैल्यू क्या है 8 है। लेकिन जी हमारा बिल्कुल कोड 100% ठीक वर्क कर रहा है। हमने सर से बहुत ही आसान कोडिंग के अंदर जो है हमने सारा ये कोड कंप्लीट करके सेम सर वाली जो आउटपुट है वो आपको दिखा दी है। यहाँ तक हमारी लैब 4 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।